एपिसोड 231 टू 240। अध्याय 231 के मत भूलो। जी राजवंश। झाओ मिंग और जी चेंग उनके अध्ययन कक्ष में गए। उनके पीछे वेनरू और शियाओली भी थे। जी चेंग ने झाओ मिंग का हाथ पकड़कर उसे चलने में सहारा दिया, जिससे वह हैरान रह गई। हालांकि अब उसे इस लंबी ड्रेस में थोड़ा बहुत चलने की आदत हो गई है, जब तक कि उसे सीढ़ियां चढ़नी न हो या किसी पथरीले रास्ते पर न चलना पड़े। लेकिन महल में चलना उसके लिए बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वहां न तो सीढ़ियां थीं और न ही कोई अनिश्चित रास्ता। फिर भी उसने उसे अपना हाथ पकड़ने दिया, क्योंकि जियाओली उनका पीछा कर रहा था और वह उसे जलाकर मार डालने का यह मौका नहीं छोड़ सकती थी। जब वे अध्ययन कक्ष में पहुंचे तो बीच में एक गोल मेज थी, जिसके चारों ओर मेहमानों के लिए कुछ कुर्सियां लगी हुई थीं। हालांकि इसमें आमतौर पर 2 कुर्सियां होती हैं, फिर भी फैंग जू ने जियोली और झाओ मिंग के लिए अन्य 2 कुर्सियां तैयार की हैं। जब झाओ मिंग उनके अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई तो उनका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। विशाल कमरों को देखकर उनकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं, जो उनके तथाकथित अध्ययन कक्ष थे और जो बेहद कलात्मक और सुंदर थे। वह अभी भी उनके आलीशान लेकिन अनौपचारिक जीवन की आदी नहीं हो पाई थी। हालांकि वह 21वीं सदी के निम्न या मध्यम वर्ग से नहीं थी, फिर भी उसे यहाँ बहुत हीन महसूस होता था। जिन देश में सबसे धनी और शक्तिशाली परिवार थे, हालांकि उनकी संपत्ति और शानदार जीवन शैली की तुलना इस जी साम्राज्य से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि उनका अध्ययन कक्ष भी, जिसका उपयोग केवल काम और मंत्रियों से निपटने के लिए किया जाता है, बहुत बड़ा था तथा उसमें ढेर सारी किताबें, पेंटिंग और चीनी मिट्टी के बर्तन भरे हुए थे। कमरे में सब कुछ कलात्मक था और बेहद सावधानी से उकेरा गया था। उसने कमरे में डेस्क पर रखे पेन स्टैंड को देखा, जिसका इस्तेमाल जी चेंग करता है, और उस पर आकृतियां और फूल उकेरे गए थे। अगर यह एक पेन प्रदर्शनी में बिक जाए तो वह आसानी से लाखों कमा सकती है। कमरे में रखी तमाम प्राचीन वस्तुएं देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। यह इतना कीमती था कि वह इन वस्तुओं को छूने की भी हिम्मत नहीं करती थी। अगर उसने इन्हें तोड़ दिया तो क्या होगा? ये चीज़ें इतनी महंगी हैं कि इनके बदले में वह अपनी जान भी दे सकती है। झाओ मिंग भूल गई कि वह अकेली नहीं आती है, और जब वह कमरे में दाखिल हुई तो जी चेंग के कमरे से बाहर निकल गई और कमरे में हर एक वस्तु और पेंटिंग को देखते हुए अकेले घूमने लगी। जी चेंग अवाक रह गया जब झाओ मिंग उसके हाथ से हटकर इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसने उसे रोका नहीं, बल्कि जब भी वह कोई पेंटिंग या फूलदान देखती तो उसके चेहरे पर आश्चर्य और सदमे का भाव देखकर वह चकित हो जाता था। जियोली और वेनरू उनके पीछे अध्ययन कक्ष में गए और देखा कि झाओ मिंग आराम से इधर उधर घूम रही थी, जैसे वह किसी बगीचे में हो। वेनरू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि झाओ मिंग, जो सामान्यतः एक सुंदर और शांत व्यक्ति थी, अपने व्यक्तित्व से बहुत अलग व्यवहार कर रही थी। वह इस बात को लेकर असमंजस में थे कि इस अध्ययन में ऐसी क्या खास बात है। यद्यपि महल का अध्ययन कक्ष अधिक भव्य है, लेकिन यह इतना भी नहीं है कि उसे इतना आश्चर्य हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि उन्होंने माना कि उसे अपनी याददाश्त नहीं है और वह हाल ही में कोमा से जागी है, इसलिए उसका इस तरह से व्यवहार करना आश्चर्यजनक हो सकता है। उसे इस तरह से व्यवहार करते देखना अभी भी बहुत मनोरंजक और दिलचस्प था, क्योंकि उसने कई महिलाओं को देखा है जो हमेशा कम खाती हैं, कम बोलती हैं और हमेशा अपनी तथाकथित महान छवि और लालित्य की परवाह करती हैं। हालांकि झाओ मिंग पूरी तरह से अलग था और तुरंत किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। जियाओली वेनरू के पीछे कमरे में दाखिल हुई, लेकिन वह अभी भी दरवाजे पर खड़ा उसका रास्ता रोके हुए था। वह नाराज हो गई और उसने सिर उठाकर देखा कि आखिर क्या बात है कि जी चेंग और वेनरू दोनों मूर्खों की तरह खड़े थे। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और हाथ मुट्ठी में कस गए, ये देखकर कि वे झाओ मिंग को देख रहे हैं, जो अध्ययन कक्ष में चीजों को मूर्खतापूर्ण तरीके से देख रहा था। उस मूर्ख में ऐसी क्या दिलचस्प बात है जो सामान्य चीजों को इतनी दिलचस्पी और मनोरंजन के साथ देख रहा है? उसने हल्की आवाज में कहा, मास्टर वेन, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो अंदर चलते हैं, उसने दांत पीसते हुए कहा। वह इस बात से नाराज थी कि वे सारा ध्यान झाओ मिंग पर दे रहे हैं, जो इस सबके लायक नहीं है। वेनरू अपनी अंतर्दृष्टि से बाहर आया जब उसने शियाओली के शब्द सुने, और जब उसने महसूस किया कि वह झाओ मिंग को गौर से देख रहा था तो उसने अपना गला साफ किया। उसने कुछ नहीं कहा और जी चेंग के साथ कमरे के बीच में मेज की ओर चला गया और जी चेंग के बाईं ओर कुर्सी पर बैठकर जियोली का इंतजार करने लगा। जी चेंग बीच में बैठे जबकि वेनरू बाईं ओर की कुर्सी पर बैठे। जियोली की आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि जी चेंग का दाहिना हिस्सा खाली था और झाओ मिंग अभी भी इधर उधर टहल रहा था। वह अपने शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए जल्दी से मेज की ओर चली गई और उसके दाहिनी ओर की कुर्सी पर बैठने ही वाली थी कि उसने जी चेंग के ठंडे शब्द सुने। जियोली, तुम क्या कर रही हो? वह कुर्सी पर बैठने ही वाली थी कि वह हवा में जम गई और उसका शरीर झुक गया तथा वह बैठने के लिए आधी उकड़ू बैठ गई। यह एक अजीब स्थिति थी जिसमें उसने उसके ठंडे और दूर के शब्दों को सुनना बंद कर दिया। उसने वेनरू की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान देखी। वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई और अपनी मुद्रा ठीक की और जी चेंग की ओर अपनी कोमल मुस्कान के साथ देखा और पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है महामहिम? जी चेंग ने उसका प्रश्न सुनकर अपनी बाहें उठाईं। उसने उसे ठंडेपन से देखा और कहा, ये सीट झाओ मिंग के लिए है। जियोली, क्या तुम नहीं जानती कि सम्राट के बगल वाली सीट हमेशा महारानी के लिए होती है? तुम्हारी यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? हालांकि हम किसी सार्वजनिक मामले में नहीं हैं, फिर भी यह उनकी स्थिति है। तुम्हें पता है कि तुम महारानी के आसन पर नहीं बैठ सकते, यह मत भूलना। जियाओली का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जी चेंग ने उसे सिर्फ इसलिए डांटा क्योंकि वो उसके बगल में बैठना चाहती थी। उसने झाओ मिंग को घूरा, जो अध्ययन कक्ष को निहारने में व्यस्त था। वेनजू ने कभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया और जब जी चेंग देश में नहीं होते थे तो हमेशा उसे वह सीट दी जाती थी जहां झाओ मिंग बैठते थे। वह हमेशा उसके साथ एक महारानी की तरह व्यवहार करती थी और झाओ मिंग के साथ एक निम्न दर्जे की उपपत्नी की तरह। जब वे अकेले होते थे और जब भी जी चेंग देश में नहीं होता था तो वह कभी भी झाओ मिंग को महारानी नहीं मानती थी।
क्योंकि उस समय सारी शक्ति और जिम्मेदारियां उसके हाथों में आ जाती हैं क्योंकि वह महारानी डोवागर थी और हमेशा झाओ मिंग के साथ अहंकारपूर्ण और अशिष्ट व्यवहार करती थी। अब जब जी चेंग ने शियाओली को डांटा जो महारानी की सीट पर बैठने की कोशिश कर रही थी, तो उसका खून खौल उठा और उसके कान गुस्से से लाल हो गए। उसने अपनी पोशाक को कसकर जकड़ लिया और चुपचाप सिर हिलाकर वेनरू की ओर देखे बिना उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसका चेहरा गंभीर और भावहीन था। गुस्से से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, पर वह इसे ऐसे नहीं दिखा सकती थी। वह अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए अपनी हथेली में नाखून बढ़ा रही थी। अध्याय 232 क्या इसमें कोई समस्या है? अपनी तीखी नज़रों से कमरे में सब कुछ देखने के बाद झाओ मिंग अंततः मेज पर लौट आए और शांत भाव से जी चेंग के पास बैठ गई और उसे देखा। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? जी चेंग ने उसकी ओर देखा और उससे दिलचस्प अंदाज में पूछा, क्या तुम्हें अध्ययन कक्ष पसंद आया? हाँ, ये बहुत सुंदर है, खासकर चित्र और चीनी मिट्टी के बर्तन। ये बहुत ही अनोखा और खूबसूरती से उकेरा गया है। यहाँ का फूलदान कमल मंडप से भी ज्यादा सुंदर है। उसने उत्साह से अपनी चमकती आंखों से उसे देखते हुए कहा। जी चेंग के मुंह पर एक हल्की लेकिन सुखद मुस्कान आ गई और उसने कहा, तो अगर आपको ये इतने पसंद हैं तो आप अपने साथ कुछ फूलदान ले जा सकते हैं। झाओ मिंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर लीं और उत्साह से अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, सच में? मैं यहाँ से कुछ सामान ले जा सकती हूँ? जी चेंग ने सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भी कुछ अपने साथ ले जाऊंगी। उसने ठंडेपन से उसकी ओर हाथ हिलाया। जियाओली ने अपने हाव भाव को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपने हाथ से अपनी पोशाक को मुट्ठी में कस लिया। ये कुतिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई अध्ययन कक्ष की चीज़ें मांगने की? ये उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ें हैं और बहुत कीमती खजाना है। सम्राट ने भी इसे पहले महारानी डोवागर को नहीं दिया था, फिर इसकी हिम्मत कैसे हुई इन्हें मांगने की? जियोली ने झाओ मिंग को जी चेंग और वेनरू के सामने शर्मीले व्यवहार करते देख अपने दांत पीस लिए। वेनरू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि झाओ मिंग सिर्फ इसलिए इतनी मुस्कुराहट से मुस्कुरा रही थी क्योंकि जी चेंग ने उसे अध्ययन कक्ष से कुछ सामान ले जाने की अनुमति दी थी। जी चेंग और वेनरू की देशपी की यात्रा के बारे में बात कर रहे थे और उस व्यापार पर चर्चा कर रहे थे जिसके लिए वह वहां गए थे। उसी समय एक नौकरानी उन्हें चाय और कुछ नाश्ता देने आई। उसने चाय और नाश्ता मेज पर रखा और उन्हें नमस्कार करके बाहर चली गई। झाओ मिंग ने बिना किसी का इंतजार किए लापरवाही से चाय उठाई और पीना शुरू कर दिया। जी चेंग को इससे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वह बिना किसी का इंतजार किए उसके खाने पीने का आदी था। वेनरू ने आश्चर्य से अपनी बाहें उठाईं लेकिन कुछ नहीं कहा। जियोली इस बात से नाराज थी कि कोई भी उससे कुछ नहीं कह रहा है। वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, बहन आप क्या कर रही हैं? आप महामहिम के चाय पीने से पहले कैसे चाय पीना शुरू कर सकती हैं? क्या आपको शिष्टाचार नहीं पता? झाओ मिंग ने अपनी हरकतें रोक दी और जियाओली की ओर देखा जिसका चेहरा पहले से ही खट्टा था और वह अपनी नाखुश अभिव्यक्ति को अब और नहीं छिपा सकती थी। वह उलझन में थी कि जी चेंग से पहले वह चाय क्यों नहीं पी सकती। शिष्टाचार की बात ही क्या है? वह सोच सकती है कि वह असभ्य थी क्योंकि वह अकेले चाय पी रही थी और किसी का इंतजार नहीं कर रही थी। इसे वह असभ्य मान सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन, लेकिन खास तौर पर जी चेंग ही क्यों? क्या वह कोई भगवान है कि उसके सामने खाना नहीं खाया जा सकता? झाओ मिंग ने लापरवाही से जियाओली को देखा और कहा, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैंने इसे पी लिया। क्या इसमें कोई समस्या है? वह समझ नहीं पा रही थी कि जियाओली को हर छोटी बड़ी चीज़ क्यों चुननी पड़ती है। वेनरू भी झाओ मिंग की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने जी चेंग की ओर देखा कि क्या वह गुस्से में है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह बस हल्के से मुस्कुरा रहा था और झाओ मिंग को दिलचस्प भावों से देख रहा था। जियाओली भी झाओ मिंग की बातों से हैरान थी। उसका खून खौल रहा था क्योंकि उसे जी चेंग से कुछ प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था बल्कि मुस्कुरा रहा था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, बहन शायद आपको याद न हो, लेकिन महल में एक नियम है कि आप महाराज के सामने खाना शुरू नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। जब झाओ मिंग ने जियोली की बातें सुनी तो उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, ओह। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि सम्राट से पहले कोई खाना शुरू नहीं कर सकता। अगर उसे भूख लगी हो तो वह खाना शुरू नहीं कर सकती, बशर्ते सम्राट ने अभी तक खाना शुरू न किया हो। लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती क्योंकि यहाँ का काम ही ऐसा है। वे राजा को बहुत ज़्यादा तवज्जो और अहमियत देते हैं। वह महल के नियमों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी और उनमें से अधिकांश उसे हास्यास्पद लगते थे, लेकिन वह उनके अनुसार ढलने की कोशिश कर रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि वह कुछ ऐसा न कहे जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। सबसे पहले वह एक आधिकारिक पत्नी या महारानी होने की अवधारणा से नफरत करती थी और एक आदमी अन्य महिलाओं के साथ संबंध रख सकता था, यहाँ तक कि उनसे शादी भी कर सकता था और उन्हें एक उपपत्नी के रूप में माना जाता था। इससे महिलाओं के बीच परेशानियां पैदा होती हैं और फिर ये पुरुष कहते हैं कि महिलाएं परेशानी पैदा करती हैं। वह वास्तव में यह नहीं समझ पाती कि एक पुरुष दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बना सकता है, लेकिन ऐसा करने पर स्त्री का सिर काट दिया जाता है। पब फ्यूचर विज्ञापन, ये सरासर बकवास और मानवाधिकारों के विरुद्ध था, लेकिन वह इन लोगों से बात भी नहीं कर सकती क्योंकि इन्हें मानवाधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। वह उस जमाने की है जब कोई राजा या सम्राट नहीं था और पुरुष की एक ही पत्नी हो सकती थी। अगर कोई पुरुष या पत्नी अपनी शादी के बाहर किसी और के साथ संबंध में है तो ये तलाक का कारण बन सकता है और वे तुरंत एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ महिलाओं को पुरुषों से तलाक मांगने की अनुमति नहीं है, लेकिन पुरुष किसी महिला को छोड़ सकता है यदि वह उसे पसंद नहीं करती या वह पत्नी के कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकती या यदि वह उसके बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ये समाज औरतों के साथ कितना क्रूर है। वह भी इस जगह के साथ तालमेल बिठाना चाहती थी क्योंकि वह यही है, लेकिन कई बातें उसे परेशान करती हैं और एक औरत होने के नाते उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हैं।
वह नहीं जानती कि उसे एक पुरुष के लिए अन्य महिलाओं या शियाओली के साथ संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, ये बात वह ठीक से जानती भी नहीं है। वह जानती है कि ये सभी झगड़े और समस्याएं इसलिए शुरू हुई क्योंकि जी चेंग ने झाओ मिंग के साथ शादी के बाद दूसरी महिला से शादी कर ली थी और वेंजू सिर्फ शादी से लाभ पाने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी उसे एक महिला के रूप में जियोली पर दया आती थी क्योंकि हालांकि वेंजू जियोली का अधिक पक्षधर है, लेकिन झाओ मिंग जी चेंग की वैध पत्नी है और जियोली उसकी उपपत्नी थी और हमेशा झाओ मिंग के बाद दूसरे स्थान पर रहेगी। लेकिन जियोली का दखलंदाजी भरा और परेशान करने वाला व्यवहार उसके लिए उससे नफरत करना अपरिहार्य बना देता है। उसने आह भरते हुए जी चेंग की ओर देखा। अगर मैं इस आदमी से आज के ज़माने में मिलती या वो महान सम्राट नहीं होता तो उसके साथ डेट पर जाना इतना बुरा नहीं होता। वो काफ़ी सुंदर भी है, लेकिन ये बहुत बुरा है कि वो सम्राट है। हो सकता है मुझे किसी दिन वापस जाना पड़े, इसलिए मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने की योजना नहीं बना सकती। उसका मानना था कि वह जिस तरह से इस दुनिया में आई थी उसी तरह वापस जा सकती है, लेकिन उसे इस दुनिया में आने का कारण समझने की ज़रूरत है। हर कोई जी चेंग को महान सम्राट मानता है और उसे भगवान की तरह पूछता है, लेकिन उसके लिए वह सिर्फ जी चेंग ही था। लेकिन तकनीकी रूप से वह सम्राट था, इसलिए उससे निपटना आसान नहीं था। जी चेंग ने झाओ मिंग की सुस्त अभिव्यक्ति देखी और अपना चाय का कप उठाया और उसमें से एक घूंट लिया। तुम लोग चाय क्यों नहीं पी रहे हो? ठंडी होने से पहले पी लो। उसने वेनरू से चाय पीने का आग्रह किया। ऐसा लगता है कि उसने जियाओली की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और वह झाओ मिंग के उससे पहले चाय पीने के रवैये से परेशान नहीं हुआ। झाओ मिंग उसके विचारशील रवैये को देखकर मुस्कुराया। कभी कभी यह आदमी बहुत प्यारा होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि उसके और झाओ मिंग के बीच सब ठीक क्यों नहीं चल रहा था। झाओ मिंग के दुर्भाग्य के बारे में सोचकर उसने आह भरी। अध्याय 233 भाई वेन के लिए एक उपहार। सभी लोग चाय पी रहे थे और थोड़ी बातचीत कर रहे थे, तभी एक नौकरानी कमरे में आई और घोषणा की कि लूशी महारानी से मिलने आई है। झाओ मिंग ने नौकरानी की ओर देखा और कहा, उसे अंदर भेजो। जब लूशी रेशमी लाल रंग के कपड़े से ढकी एक ट्रे लेकर अध्ययन कक्ष में आई तो सबकी नज़र लूशी के हाथ में रखी उस चीज़ पर पड़ी। लूशी जो सामान अपने साथ लाई थी उसे देखकर जियाओली भी हैरान रह गई। उन्होंने झाओ मिंग द्वारा महारानी डोवगर को उपहार स्वरूप दी गई चीज़ें देखी थीं, जिन्हें बाद में बाकी पत्नियों में बांटा गया। हालांकि उस समय उसने उन रंगीन स्टिक्स को लेने से मना कर दिया था जिन्हें वह लिपस्टिक समझती थी। लेकिन बाद में जब उसने अपनी दूसरी पत्नियों से रंगीन स्टिक्स की तारीफ सुनी तो उसे ऐसी अनोखी चीज़ को छोड़ने का अफसोस हुआ जो होठों पर रंग को लंबे समय तक बनाए रख सकती थी। लूशे अंदर आया और कमरे में सभी का अभिवादन किया और झाओ मिंग की ओर चला गया और विनम्रता से कहा, मिस, मैं वह चीज़ लाया हूं जो आपने मांगी थी। झाओ मिंग ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। जी चेंग ने झाओ मिंग की ओर देखा और पूछा, यह क्या है? तुमने उसे यहाँ क्या लाने के लिए कहा था? वह उलझन में था क्योंकि ऐसा लगता था कि उन्होंने यहाँ आने की अचानक योजना बना ली थी, तो फिर उसने लूशी से कुछ लाने के लिए कैसे कहा? वेनरू उत्सुकता से लूशी के हाथ में ट्रे को देख रहा था और सोच रहा था कि यह क्या हो सकता है। झाओ मिंग ने जी चेंग की ओर देखा और फिर वेनरू की ओर देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, आह, ये भाई वेन के लिए एक छोटा सा उपहार है। मैं उनसे महल के बाहर मिली थी और उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल अपनी बहन जैसा व्यवहार किया था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें हमारी पहली मुलाकात में कुछ नहीं दूंगी तो ये शिष्टाचार के विरुद्ध होगा। जब झाओ मिंग ने वेनरू को उपहार देने की बात की और उसे भाई भी कहा तो जी चेंग की भौहें तन गईं। उसे यह पसंद नहीं आता कि जब भी वह वेनरू को इतने आत्मीयता से बुलाती है तो वह अपने चेहरे पर अपनी नाखुशी जाहिर नहीं करना चाहता और अपने अंदर की असहज भावना को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसने झाओ मिंग को वेनरू की ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो वह असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका और वह देख सकता था कि वेनरू के हाव भाव अलग थे। वह जानता है कि वेनरू को जियाओली उतना पसंद नहीं है जितना उसके दूसरे दोस्त और चचेरे भाई बहनों को। हालांकि झाओ मिंग के प्रति वेनरू का रवैया बहुत अलग है। उसने झाओ मिंग की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और पूछा, उपहार? कौन सा उपहार? उसने ठंडी और धीमी आवाज में कहा। झाओ मिंग ने उनके ठंडे भावों पर ध्यान नहीं दिया और उठकर लूशी के पास गए और सभी की ओर देखते हुए कहा, जब मैं भाई वेन से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि उन्हें काम के सिलसिले में बहुत यात्रा करनी पड़ती है और इस वजह से उन्हें विभिन्न प्रकार के मौसम और वातावरण का सामना करना पड़ता है। हर कोई उत्सुक निगाहों से झाओ मिंग को देख रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, खासकर जियोली। वह झाओ मिंग को गौर से देख रही थी और यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह कौन सी वस्तु ले सकती है। झाओ मिंग सभी की उत्सुक निगाहें देख सकता था और हल्के से मुस्कुराया। झाओ मिंग इस समय महारानी झाओ मिंग नहीं थी, बल्कि वह अपने वास्तविक चरित्र जी मिंग में थी और ऐसे बोल रही थी जैसे वह कोई प्रस्तुति दे रही हो और अपने उत्पाद का प्रचार कर रही हो। अलग अलग वातावरण में रहने के कारण उसकी प्राकृतिक रूप से गोरी त्वचा टैन हो गई है और उसकी नमी चली गई है। त्वचा के रोमछिद्रों में गंदगी भर गई है, जिससे मुहासे और ब्लैकहेड्स जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अब शायद ये कोई समस्या न लगे क्योंकि तुम्हारी त्वचा बहुत अच्छी स्थिति में है, झाओ मिंग ने वेनरू को देखते हुए कहा। लेकिन बाद में जब वह युवा नहीं रहेगा तो त्वचा की स्थिति खराब हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप चेहरे पर निशान और झुर्रियां पड़ जाएंगी यदि वह इस महत्वपूर्ण समय में अपने खानपान और त्वचा का ध्यान नहीं रखेगा। जिस आत्मविश्वास से वह बोल रही थी उसके कारण सभी लोग मुंह खोले उसे देख रहे थे। कुछ शब्द उन्हें अपरिचित लग रहे थे, लेकिन उसके व्यवहार से लग रहा था कि कुछ अच्छा है, इसलिए वे सुनने की कोशिश कर रहे थे कि वह क्या कहना चाहती थी। हालांकि पहले तो जियोली को उसके उपहार को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह बस उसे देखना चाहती थी ताकि वह बाद में उसका मजाक उड़ा सके। हालांकि जब झाओ मिंग ने उसके उपहार के बारे में बात करना शुरू किया तो जियोली भी एकाग्र हो गई और झाओ मिंग की बातें सुनने लगी। वेनरू ने झाओ मिंग की ओर देखा, उसकी एक भी बात समझ में नहीं आई और पूछा, आप वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं?
झाओ मिंग ने उसकी तरफ भौहें उठाईं और हल्की सी आह भरी। उसने अपनी खोखली बातें जारी नहीं रखीं और ट्रे से कपड़ा हटा दिया जिसमें 3 चांदी से मढ़े छोटे गोल डिब्बे दिखाई दे रहे थे। सभी लोग इसे मनोरंजन और भ्रम की दृष्टि से देख रहे थे। जियोली भी उस वस्तु को देखने के लिए अपनी सीट पर मचल उठी, क्योंकि भोज में उसने झाओ मिंग द्वारा पत्नियों के बीच वितरित किए जा रहे उपहार को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उसका उपहार आकर्षक और मनमोहक था। एक महिला होने के नाते वह सुंदर कपड़े पहनना पसंद करती है और नई चीजें चाहती है जो उसे अधिक युवा और सुंदर दिखने में मदद कर सकें। प्राचीन काल में सौंदर्य प्रसाधन बहुत दुर्लभ थे और लोगों को उन संसाधनों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी जिनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए किया जा सकता था। सौंदर्य प्रसाधनों के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है और प्राकृतिक होने के कारण इनसे एलर्जी या दुष्प्रभाव भी नहीं होंगे, लेकिन जानकारी के अभाव में वे अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। जब झाओ मिंग ने कपड़ा हटाया तो सभी की नज़र ट्रे पर रखे 3 बक्सों पर पड़ी और वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि इन रहस्यमय बक्सों के अंदर क्या हो सकता है। जी चेंग, जो चुपचाप एक तरफ से अपने चेहरे पर एक खराब भाव के साथ देख रहा था क्योंकि झाओ मिंग ने वेनरू के लिए एक उपहार तैयार किया था, वह भी मेज पर 3 बक्से देखकर उत्सुक हो गया और पूछा, झाओ मिंग, यह क्या है? झाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और बोली, यह आप सभी के लिए मेरी ओर से एक उपहार है। मैं भाई वेन को हमारी पहली मुलाकात के कारण एक उपहार देना चाहती थी। मेरा मतलब है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैं इसे अपनी पहली मुलाकात मानूंगी। और मैं उसे अपना भाई भी मानती हूँ, इसलिए कृपया इसे अपनी बहन की ओर से एक विनम्र उपहार के रूप में लें। उसने वेनरू की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वेनरू ने उसकी बातें सुनकर भौहें चढ़ा दीं। वह बस यही चाहता था कि वह उसे भाई कहे क्योंकि वह औपचारिकताएं हटाना चाहता था, उसके और करीब आना चाहता था और उसे और जानना चाहता था। लेकिन खुद को उसकी बहन बताकर उसने उनके बीच एक साफ रेखा खींच दी है। हालांकि झाओ मिंग को पता नहीं कि वह क्या सोच रहा था। जी चेंग का मूड जो अब तक उदास था, उसकी बातें सुनकर खुश हो गया और मुस्कुराने लगा। झाओ मिंग ने उनके चेहरों को देखा और कहा, पहले तो मैं इसे केवल भाई वेन को उपहार में देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर हमने यहाँ आकर चाय पीने का फैसला किया और जियाओली भी हमारे साथ था, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को यह उपहार देना बेहतर होगा। झाओ मिंग ने जियोली को देखा और कहा, पत्नी जियोली, मुझे आशा है कि आप इस बार मेरे विनम्र उपहार को अस्वीकार नहीं करेंगे जैसे आपने भोज में किया था। वह उस पर हल्के से मुस्कुराई जैसे कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। जियोली तब आश्चर्यचकित रह गई जब झाओ मिंग अचानक उसके प्रति इतना विनम्र और सौम्य हो गया। जी चेंग की अजीब निगाहों को महसूस करके वह अजीब तरह से मुस्कुराए। जियोली ने झाओ मिंग की ओर देखा और कहा, बहन, मुझे आपसे उपहार स्वीकार करने में खुशी होगी। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी, लेकिन मुझे उत्सुकता है कि इन बक्सों के अंदर क्या है, उसने कहा जबकि उसकी आंखें बक्सों पर टिकी हुई थीं। वेनरू और जी चेंग ने भी जियाओली की बात सुनकर सिर हिलाया। वे भी जानना चाहते थे कि डिब्बे के अंदर क्या है। झाओ मिंग मुस्कुराए और बोले, यह एलोवेरा जेल है जो एलोवेरा के पौधे से निकाले गए जेल से बना है। यह एक प्रकार का कॉस्मेटिक है जिसे चेहरे पर लगाने से त्वचा में नमी आती है और ये त्वचा को साफ करने में मदद करता है और त्वचा से अशुद्धियां हटाकर उसे अधिक मुलायम और चमकदार बनाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह मुंहासों को कम करने में भी मदद करता है और त्वचा से गंदगी भी हटाता है। यह विशेष रूप से ब्रदर वेन और उनकी महारानी जैसी तैलीय त्वचा के लिए अच्छा है, और जियोली के लिए, हालांकि उसकी त्वचा तैलीय नहीं है, लेकिन यह आपकी त्वचा के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं और ये त्वचा से अशुद्धियों को भी हटाता है जिससे यह अधिक चमकदार और सुंदर बनती है। मैंने इसे अपने लिए बनाया था, लेकिन मैं इसे अपने करीबी लोगों को देना चाहती थी क्योंकि अच्छी चीज़ें दूसरों के साथ साझा करना भी अच्छा होता है। और हम सब एक परिवार हैं, जब हम शांति से अपना जीवन बिता सकते हैं और प्यार फैला सकते हैं तो लड़ने और झगड़ने का क्या फ़ायदा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना लंबा भाषण समाप्त किया जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। वेनरू अंडरस्को जी चेंग अंडरस्को जियोली अंडरस्को। अध्याय 234। क्या उनकी त्वचा स्टील से बनी है? जब झाओ मिंग ने अपना भाषण पूरा किया तो उसने अपने सामने बैठे लोगों की ओर देखा और उनके चेहरे पर स्तब्धता और उलझन थी। वह भी 1 मिनट के लिए उलझन में पड़ गई जब उसने उनकी बड़ी बड़ी खुली आंखें और भ्रमित चेहरे देखे। जियाओली और वेनरू मुंह खोले झाओ मिंग को देख रहे थे। वे झाओ मिंग की वाक्पटुता से प्रभावित तो थे, लेकिन उनकी बातें ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। वह कुछ अजीब शब्द बोल रही थी जो वे समझ नहीं पा रहे थे। झाओ मिंग ने उनकी उलझन भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए कहा, आप इसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके लिए इसे सप्ताह में कम से कम 1 बार इस्तेमाल करना पर्याप्त होगा। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपको बस अपना चेहरा और गर्दन अच्छी तरह धोना है और सोने से पहले जेल लगाना है। इसे रात भर चेहरे पर लगा रहने दें और सुबह धो लें। आपको जल्द ही फर्क नजर आएगा। जियाओली को झाओ मिंग द्वारा दिए जा रहे उपहार में दिलचस्पी थी क्योंकि उसने कहा था कि इससे उसकी त्वचा चमकदार और अधिक सुंदर हो जाएगी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह उस वस्तु पर एक नज़र डालने की कोशिश कर रही थी जो वह दे रही थी। जबकि जी चेंग भी झाओ मिंग की बातें सुनकर अचंभित रह गया। उसके विदेशी शब्दों के बजाय जिस बात ने उसे उलझन में डाला वह ये थी कि वह एक ऐसी वस्तु दे रही थी जो महिलाओं के लिए है। जी चेंग ने झाओ मिंग की ओर देखा और पूछा, लेकिन झाओ मिंग, क्या यह महिलाओं के लिए नहीं है? आप इसे हमें क्यों दे रहे हैं? झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनकर अपनी बाहें उठा लीं। किसने कहा कि पुरुषों को अपनी त्वचा की देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है? क्या उनकी त्वचा स्टील की बनी होती है? और यह उत्पाद सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी है। ये प्राकृतिक वस्तुओं से बना है और इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा और आगे कहा, पहले तो मैंने इसे अपने लिए बनाया था, लेकिन अब मुझे लगा कि इसे अपने पास रखना नुकसानदेह होगा, इसलिए मैंने इस एलोवेरा जेल को और अधिक बनाया और इसे सभी को देना चाहता था।
लेकिन आज मुझे लगा कि यह एक अच्छा अवसर है, इसलिए मैंने लूशी को लोर्ड्स पवेलियन भेज दिया ताकि वह मेरे लिए सामान ला सके। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरा उपहार पसंद आएगा। उसने विनम्रता से उनकी ओर सिर हिलाया और लूशी को सभी को उनके बक्से देने का संकेत दिया। लूशी ने एक एक करके सबके डिब्बे आगे बढ़ा दिए। वे डिब्बे और उसके अंदर लगे जेल को देखने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने झाओमिंग के चेहरे के भावों को नजरअंदाज कर दिया। झाओमिंग सभी को धूर्त भाव से देख रहा था। झाओमिंग ने उन्हें ये तोहफे यूं ही नहीं देने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके पीछे उसका एक मकसद था। उसे पता चला कि वेनरू की मुख्य जिले में भी एक दुकान है जो महिलाओं के कपड़े और मेकअप उत्पादों का व्यापार करती है। यद्यपि प्राचीन काल में महिलाओं के लिए अधिक सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं नहीं होती थीं, फिर भी कुछ दुकानें इन वस्तुओं को बेचती हैं। वेनरू और जी चेंग के बीच बातचीत सुनते हुए उसे पता चला कि दुकान इन दिनों ठीक से काम नहीं कर रही थी और बंद होने वाली थी, लेकिन वह अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों को उनके सामने प्रस्तुत करना चाहती थी और उचित समय पर वह उनसे अपने उत्पादों को उनकी दुकान पर बेचने के बारे में बात करेगी। वैसे भी इस महल में उसका कोई काम नहीं है और चूंकि उसे अपनी याददाश्त नहीं है, इसलिए उसे महल के मामलों में ज़्यादा शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। उसने सोचा कि जब तक वह यहाँ रहेगी, वह अपना व्यवसाय कर सकेगी और फैशन तथा व्यवसाय के अपने ज्ञान का उपयोग कर खूब पैसा कमा सकेगी। वह इस बात से परेशान थी कि वेंजू उसके बजट और उसके खर्च पर नज़र रखती थी। वह अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चाहती है और महल की राजनीति में शामिल होकर पागल नहीं होना चाहती, बल्कि कुछ उत्पादक कार्य करना चाहती है। उसे एहसास हुआ कि जिद्दी और आलसी बनकर वह कहीं नहीं पहुंच सकती। उसे अपना दिमाग सीधा रखना होगा और ठीक वैसे ही लगन से काम करना होगा जैसे वह विदेश में रहते हुए करती थी। वेनरू की जो दुकान है वह उन्होंने अपने पिता की अनुमति के बिना बनाई थी और यह उनकी अपनी दुकान थी जिसे उन्होंने स्वयं बनाया था, लेकिन इससे उन्हें उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। पहले साल तो दुकान ठीक चली क्योंकि उसमें महिलाओं की पसंद की चीज़ें थीं, लेकिन किसी वजह से एक साल बाद ही उसे घाटा होने लगा। वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि वे परिचालन लागत का प्रबंधन भी नहीं कर सकते और इसे बंद करने की योजना बना रहे हैं। चूंकि वेन परिवार का व्यापारिक कारोबार बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि उनके अन्य देशों में भी व्यापारिक संबंध हैं, इसलिए उनके लिए अपनी एक दुकान को बंद करना कोई बड़ी बात नहीं थी, जो वैसे भी ज़्यादा मुनाफा नहीं देती थी। झाओमिंग को ये सब अध्ययन कक्ष में आने के बाद पता चला जब वेन जी चेंग से बात कर रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ नाश्ता और चाय पी रही थी, लेकिन वह ध्यानपूर्वक उनकी बातचीत सुन रही थी और योजना बना रही थी कि अब उसे क्या करना है। उसने लूशी को वे नमूने लाने के लिए भेजा है जो उसने 2 दिन पहले अपने लिए बनाए थे जब उसने वेंजू के लिए लिपस्टिक बनाई थी। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही और सभी को अपने अपने डिब्बे खोलते और उसके अंदर रखे जेल को देखते हुए देखती रही। वेनरू बॉक्स की पैकेजिंग को दिलचस्प अंदाज में देख रही थी। वह एक गोलाकार सिल्वर कोटेड बॉक्स में पैक था। जब उसने डिब्बे का ढक्कन खोला तो उसे हल्के हरे रंग का एक चिपचिपा जेल दिखाई दिया, जिसे देखकर वह असमंजस में पड़ गया। वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह चिपचिपी चीज़ किसी की त्वचा को चमकदार और चिकनी कैसे बना देगी। उसने अपना सिर उठाया और झाओमिंग की गहरी आंखों में देखा जो उसे अपने शिकार की तरह देख रही थी। उन्हें अपने उत्पाद पर पूरा भरोसा था क्योंकि उन्होंने इस जगह पर मॉइस्चराइजर और सफाई की समस्या का सामना किया था और धूल और गर्म मौसम के कारण त्वचा आसानी से गंदी हो जाती है। इसलिए उसे अपनी त्वचा को ठंडा रखने और त्वचा से गंदगी और अशुद्धियों को हटाने के लिए कुछ चाहिए। फिर उसे अपने बगीचे में एलोवेरा का पौधा मिला और उसने लूशी को एलोवेरा का पौधा लाने का आदेश दिया और उसने खुद इसे बनाया। वह जियाओली की ओर देखने के लिए मुड़ी, जो ये जांचने के लिए अपने हाथ के ऊपरी हिस्से पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा रही थी कि झाओमिंग सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन जब उसने महसूस किया कि त्वचा से जेल हटाने के बाद उसकी त्वचा चिकनी और मुलायम हो गई है तो उसकी आंखें चमक उठीं। जियोली के चेहरे पर खुशी के भाव देखकर झाओमिंग के होठों पर मुस्कान आ गई। झाओमिंग अपने उत्पाद का इस्तेमाल करते हुए जियाओली के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश हुई। उसने विदेश में बिजनेस की पढ़ाई की है और फैशन भी सीखा है, लेकिन अपने देश आकर घटनाओं की एक श्रृंखला ने उसे विद्रोही और आलसी बना दिया है। लेकिन यहाँ वह काम करना चाहती है और कुछ न करने के कारण सड़ना नहीं चाहती। अध्याय 235 मैं अपने शेष दिन शांतिपूर्वक जीना चाहता हूँ। झाओमिंग सभी को देख रहा था और उनके हाव भाव देख रहा था। उनके प्रसन्न और संतुष्ट भाव देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वेनरू ने झाओमिंग की ओर देखा और कहा, मुझे यह उपहार देने के लिए धन्यवाद, मैं इसका अच्छा उपयोग करूंगी। झाओमिंग ने उस पर मुस्कुराकर सिर हिलाया। जियाओली ने भी उसे खुशी से देखा और कहा, बहन, इस उपहार के लिए धन्यवाद, मैं इसका अच्छी तरह से उपयोग करूंगा। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। एक पल के लिए झाओमिंग जियोली के खुश व्यवहार से आश्चर्यचकित था क्योंकि यह पहली बार था कि उसके शब्द उसे ईमानदार लगे। क्या उसे यह इतना पसंद है कि वह सचमुच हमारे बीच की दुश्मनी भूल गई? ऐसा लगता है कि उसे अभी अभी जियोली को नियंत्रित करने का रहस्य पता चला है। झाओमिंग ने उससे कुछ नहीं कहा, बस अपने होंठ भींचकर उसे मुस्कुरा दिया। वह उसके बदलते व्यवहार और रवैये से थोड़ा डरी हुई थी। उसे पुराना जियाओली ज्यादा पसंद था क्योंकि उस समय उनका रिश्ता साफ था। वे दुश्मन थे, लेकिन अचानक मित्रता और सौम्य व्यवहार के साथ झाओमिंग को उसकी उज्ज्वल मुस्कान देखकर रोंगटे खड़े हो गए। जी चेंग ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथों में रखे बॉक्स को देखता रहा। वह सोच रहा था कि क्या उसे हमेशा से ऐसी चीजें करना पसंद था, पर उसने उसे कभी सजने संवरने या किसी और चीज को लेकर उत्साहित होते नहीं देखा। हालांकि अब वह सौंदर्य प्रसाधनों की अपनी अनूठी शैली बना रही थी और अपनी शैली और कपड़ों पर अधिक ध्यान दे रही थी। उसके चलने का तरीका, खाने का तरीका, यहाँ तक कि सोने का तरीका भी बदल गया। क्या ये सिर्फ भूलने की बीमारी की वजह से है या कुछ और? झाओमिंग ने उसकी ओर देखा जो एलोवेरा जेल का डिब्बा पकड़े हुए अपने विचारों में खोया हुआ था। महाराज, आपको क्या हुआ? क्या आपको मेरा उपहार पसंद नहीं आया?
उसने विनम्रता से कहा। जी चेंग के चेहरे पर शांत और उलझन भरी नज़र देखकर झाओ मिंग को लगा कि उसे उसका उपहार पसंद नहीं आया। उसने सोचा होगा कि मैंने उसे ये औरतों के लिए दिया है। छी, क्या औपचारिकता के लिए वो थोड़ा मुस्कुरा नहीं सकता था? जी चेंग ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। कुछ नहीं, ये बहुत अच्छा है, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। उसने अपना डिब्बा उठाकर उसे दिखाते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसके बाद वेनरू अपने कमरे में चले गए, जो उन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि वह जब भी आते थे तो यहीं रुकते थे, इसलिए उनका कमरा पहले से ही यहाँ है। वह वेंजू से मिलना चाहता है लेकिन वह महल में नहीं थी और पास के गांव में अपने दोस्त से मिलने गई थी और कुछ दिनों बाद आएगी। झाओ मिंग खुश थी कि वेंजू महल में नहीं थी और वह बिना किसी समस्या के कुछ दिनों तक आराम करेगी। जब झाओ मिंग और शियाओली अपने कक्षों में जाने के लिए महल से बाहर निकले तो शियाओली ने झाई मिंग से, जो उसके कक्ष की ओर जा रही थी, पूछा, बहन। झाओ मिंग ने उसकी ओर मुड़कर देखा जब उसने जियाओली को उसे पुकारते सुना। क्या बात है? वह उलझन में थी क्योंकि जियोली का व्यवहार काफ़ी अलग था। जियाओली ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, आप मुझसे सुबह कमरे में घुसने के लिए नाराज तो नहीं हैं? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं तो आपको देखने आई थी जब मुझे पता चला कि आप कल रात बेहोश हो गई थीं। उसने दुखी भाव से कहा। माँ तुम्हें देखना चाहती थी और उन्होंने बिना खटखटाए अचानक दरवाज़ा खोल दिया। मुझे पता है कि यह हमारी गलती है कि हमने अंदर आने से पहले इजाज़त नहीं ली। अगर हमने तुम्हें परेशान किया है तो मुझे सचमुच माफ़ करना। उसने सिर झुकाते हुए कहा। झाओ मिंग को उसका ऐसा व्यवहार देखकर अजीब लगा। क्या इस दुनिया में खलनायक तुरंत बदल जाते हैं? झाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, और मेरे और महारानी का एक साथ होना कोई अजीब बात नहीं थी, तो इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? मैं जानता हूं कि महारानी को आप पर और महारानी डोवेगर पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन कृपया उनकी बातों को दिल पर न लें। वह बस मेरी रक्षा करना चाहता था और मेरे बारे में चिंतित था। और तुम्हारा इस तरह कमरे में घुसना वाकई अनुचित था, क्योंकि अगर हम कुछ कर रहे होते तो क्या होता? मेरा मतलब है कि तुम्हें इस तरह किसी के कमरे में नहीं घुसना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ अनुचित देखना पड़ा तो ये तुम्हारे लिए शर्मनाक होगा। झाओ मिंग ने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए किसी भी बात को दिल पर मत लेना। आराम करो। झाओ मिंग ने जियाओली के हाथ थपथपाए और उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बिना ही वहां से चला गया। जियोली अंडस्को, ये कुतिया। जियाओली ने उसकी बातें सुनकर गुस्से से दांत पीस लिए। वो सीधे सीधे इशारा कर रही थी कि अगर वो कुछ कर रहे थे तो क्या होगा। वो बेशर्मी की बात कैसे कह सकती है? जियोली झाओ मिंग पर अपनी छाप छोड़ने की योजना बना रही थी क्योंकि ऐसा लगता था कि वह पहले की तरह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। अतीत में झाओ मिंग ने एक बार भी जियोली पर संदेह नहीं किया क्योंकि उसे उस पर दया भी आती थी क्योंकि वह सम्राट की दूसरी पत्नी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके और जियोली के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी है और हमेशा यह माना कि जियोली एक भोली और मासूम लड़की थी क्योंकि वह झाओ मिंग के सामने बहुत मासूम और आज्ञाकारी थी। वेंजू ही था जिसने दोनों की तुलना की और हमेशा जियाओली को ज़्यादा तरजीह दी। लेकिन झाओ मिंग ने कभी नहीं सोचा कि इसमें जियाओली की गलती थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जियोली असहज महसूस कर रही थी क्योंकि झाओ मिंग अब उसकी बातें नहीं सुनता था। जब उसने अभी झाओ मिंग के शब्द सुने तो उसे राहत महसूस हुई कि उससे कोई समस्या नहीं है और वह केवल वेंजू को दोषी ठहराती है। लेकिन उसकी बातें और हरकतें मेल नहीं खा रही थीं। उसने अपनी बात कही और चली गई। उसने उसकी बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं किया। हालांकि उसने कहा कि उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह दिखावा कर रही थी और उसे उकसा रही थी। जियाओली समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या सोच रही है। उसने दांत पीस लिए पर कुछ नहीं कहा। झाओ मिंग और लूशी कमल मंडप की ओर चल पड़े। जब वे शियाओली से काफ़ी दूर चले गए तो लूशी ने पूछा, मिस, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको उससे कोई परेशानी नहीं है? क्या आपने उसे माफ़ कर दिया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह तो बस अच्छा बनने का नाटक कर रही है और कुछ नहीं। झाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लूशे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे माफ़ करने के लिए बहुत उदार हूँ? मैं उससे लड़ने के मूड में नहीं हूँ और इसके अलावा उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। वह मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसका कमरे में घुसने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह वेंजू थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसकी बातों पर यकीन करने के लिए इतनी बेवकूफ़ हूँ? वह मासूम दिखती है लेकिन वह बिल्कुल भी मासूम नहीं है। लेकिन मैं उस पर तब तक हमला नहीं करूंगी जब तक वह मुझे कुछ न कर दे। मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आई हूँ। मैं बस यहाँ अपने बचे हुए दिन शांति से बिताना चाहती हूँ। उसने चलते हुए और अपना गाउन ठीक करते हुए कहा। लूशी ने कुछ नहीं कहा और बस पीछे पीछे चला गया। अध्याय 236। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने जीवन साथी से मिल गया हूँ। जिनविला, जीमिंग और लीवेई गले मिलने से अलग हो गए और उसके आश्वासन भरे शब्दों के कारण वह बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ओह हाँ, मैं देख रही हूँ कि मेरे कपड़े बदल दिए गए हैं। क्या यू मेई ने मेरे लिए उन्हें बदल दिया है? उसने अपने बाल ठीक करते हुए कहा और ऐसा करते हुए सामने लगे आईने में देख रही थी। जब उसने उसका उत्तर नहीं सुना तो वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी और उसकी घबराई हुई निगाहों से मिली। वह उसकी घबराहट और लड़खड़ाते चेहरे को देख सकती थी। जब उसने उसके असहज और भयभीत भावों को देखा तो उसने आंखें सिकोड़कर उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। मुझे ये पजामा किसने पहनाया? उसने सीधे ठंडे स्वर में कहा। लिवेई ने उसकी ओर आंखें झपकाईं और बगल की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, ये यू मेई नहीं थी। जब उसने उसके शब्द सुने तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तो फिर किसने किया? उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी और उस समय वह बहुत गुस्से में और शर्मिंदा थी। उसके हाव भाव देखकर वह समझ गई कि उसी ने उसे पजामा पहनाया था। लेकिन वह पुष्टि चाहती थी और चाहती थी कि उसका अनुमान गलत साबित हो, क्योंकि अगर उसने उसके कपड़े बदले होते तो बहुत शर्मिंदगी होती।
वे अभी तक इतने करीब नहीं आए हैं कि एक दूसरे को नंगा देख सकें। हालांकि वे जल्द ही ऐसा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसे खुद को तैयार करने के लिए समय चाहिए। वह अपनी ठंडी अभिव्यक्ति के साथ अपनी तीखी आंखों से लिवेई को देख रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। लिवेई ने उसके खतरनाक हाव भाव देखे और उनसे खतरे का एहसास हुआ और नीचे उतरने के लिए बिस्तर पर थोड़ा पीछे हटा, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे उतर पाता, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और दबंग अंदाज में पूछा, क्या ये तुम थे? लिवेई उसके डरावने चेहरे को देखकर डर से कांप उठा। उसने अपना सिर एक ओर घुमाया और हल्के से बुदबुदाया, हाँ। उसके कान लाल हो गए हैं और उसकी हथेलियां पसीने से तर हैं। हालांकि उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, पर उसे सुनने के लिए काफ़ी थी। उसने अपने हाथ की पकड़ ढीली की और अपनी जगह पर निश्चल बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। वह कुछ भी कह नहीं पा रही थी। वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसकी आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। हालांकि वह जानती थी कि कल एक इमरजेंसी थी, फिर भी वह यूमेई से यह काम करवा सकता था। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वह न केवल धूल और गंदगी से गंदी थी, बल्कि उसके मासिक धर्म भी चल रहे थे। ऐसी हालत में वह उसके कपड़े कैसे बदल सकता है? यह इतनी शर्मनाक बात थी कि वह यहीं गड्ढा खोदकर छिप जाना चाहती थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। लिवी ने उसके पीले चेहरे को देखा जो और भी सफ़ेद हो गया था और उसकी हालत देखकर चिंतित हो गया। लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि वह शर्मिंदा लग रही थी और उसके कान लाल हो गए थे और उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कल रात जब वह उसे जिन विला ले गया तो डॉक्टर द्वारा उसकी जांच करने से पहले उसने उसे पजामा पहना दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर उसकी चिकनी मोती जैसी सफ़ेद त्वचा को देखे। उसका पूरा शरीर गंदगी और धूल से भरा हुआ था, इसलिए उसने उसके शरीर को गर्म पानी में भिगोए हुए तौलिए से पोंछा और उसका पूरा शरीर साफ किया। उसने सावधानी से उसका अंदरूनी टॉप और ब्रा भी उतार दिया, लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं सोचा। वो बस इस बात का ध्यान रख रहा था कि उसे कहीं चोट न लगे। उसके मन में कोई अनुचित विचार नहीं आया क्योंकि वह उसे साफ करने में व्यस्त था और उसने किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने उसके लिए सैनिटरी नैपकिन भी बदल दिया क्योंकि वह जानते थे कि लंबे समय तक एक ही नैपकिन का उपयोग करना उसके लिए असुविधाजनक होगा। पति पत्नी के बीच का रिश्ता अधिक घनिष्ठ और करीबी होता है और उसके लिए अपनी पत्नी की मदद करना घृणित नहीं होता है और उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। वह उस दर्द और आघात की कल्पना नहीं कर सकता जिससे उसे गुजरना पड़ा होगा। उस समय उसके मन में कोई विचार नहीं था, लेकिन जब जीमिंग ने उससे ये सवाल पूछा तो उसे वह दृश्य याद आ गया जहां उसने उसे बदलने में मदद की थी। उसने उसकी नंगी त्वचा देखी जो बिल्कुल सफ़ेद और पंख जैसी मुलायम थी। उसे याद आया कि उसने उसकी छाती और अंतरंग जगह को भी तौलिए से साफ किया था, तो उसकी सांस अटक गई। उन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया था और उससे पहले ही उसका नंगा शरीर देख लिया था। उसने उसकी तरफ हल्के से देखा और उसकी धुंधली आंखें और गहरा लाल चेहरा देखा। उसे इतनी देर तक चुप देखकर वह असहज महसूस कर रहा था। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, मिंग, कुछ तो बोलो। जब उसने अचानक उसे छुआ और उसका हाथ अपनी पकड़ से छुड़ाया तो वह चौंक गई और बाथरूम जाने और अपना दिमाग साफ करने के लिए नीचे उतरना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसका पैर जमीन पर छूता वह दर्द से करा उठती। शश, लिवेई की निगाहें गहरी हो गईं। वह जल्दी से नीचे गया और उसके पैर को अपने हाथ में पकड़ लिया और हल्के से रगड़ने लगा। क्या ये दर्द कर रहा है? उसने चिंतित आंखों से उसकी ओर देखा। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? आपके पैर में चोट लगी है और आप लापरवाही से नहीं चल सकते। डॉक्टर ने आपको 1 सप्ताह तक आराम करने और कम से कम 2 दिन तक चलने से मना किया है। अगर तुम्हें बाथरूम जाना है तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। उसने उसकी पट्टी के आसपास के क्षेत्र को हल्के से रगड़ते हुए कहा। उस व्यक्ति ने उसके पैर में निर्दयतापूर्वक इंजेक्शन लगा दिया है, जिससे सूजन और संक्रमण हो गया है और सूजन कम होने के लिए उसे कम से कम 2 दिनों तक ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, वरना कुछ समस्याएं पैदा होंगी और अगर संक्रमण का ठीक से इलाज नहीं हुआ तो ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाएगा। इसलिए वह 2 दिन तक नहा नहीं पाएगी और सिर्फ ड्राई क्लीनिंग ही करवाएगी। उसने अपने पैर को हल्के से रगड़ते हुए उसके चिंतित चेहरे को देखा। उस पल उसके चेहरे पर कोमलता थी और उसे चिंता थी कि उसे दर्द हो रहा होगा। वह खुश थी कि उसे इस दुनिया में सही आदमी मिला। इससे पहले वह कभी यह नहीं मानती थी कि भगवान ने हर किसी के लिए एक जीवनसाथी बनाया है, लेकिन हमें बस उस व्यक्ति को खोजने की जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा हमसफर मिल गया है, मेरा दूसरा आधा। वह उसके चमकते और चिंतित चेहरे को देखते हुए मुस्कुराए और अपना हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ाया। अध्याय 237। मैंने तुम्हारा शरीर देखा है, तो इसमें शर्म की क्या बात है? इस समय जीमिंग शर्मिंदा थी क्योंकि वह इस तथ्य को पचा नहीं पा रही थी कि उसने उसके कपड़े बदलने में उसकी मदद की थी और यहाँ तक कि उसके लिए सैनिटरी नैपकिन भी बदला था। उसने उसकी ओर देखा तक नहीं और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता वह बिस्तर से उतरने के लिए आगे बढ़ी और अपने पैर पर चोट मार ली, जिससे वह दर्द से करा उठी क्योंकि उसकी पिंडली में घाव हो गया था। लिवेई उसके बारे में चिंतित था और दर्द को कम करने के लिए उसके घाव के आसपास के क्षेत्र को रगड़ रहा था। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि यद्यपि यह मारक दवा उसके शरीर में डाली गई दवा का इलाज करेगी, लेकिन दवा के प्रभाव तथा शारीरिक और मानसिक तनाव के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। इसलिए उसे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां फिर से शुरू करने से पहले कम से कम 1 हफ्ते आराम की जरूरत है और उसे एक चेकअप भी करवाना होगा ताकि पता चल सके कि वह अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां जारी रखने के लिए पूरी तरह फिट है या नहीं। जीमिंग ने उसके चिंतित चेहरे की ओर देखा जो उसके पैर पर बंधी पट्टी को देख रहा था और ध्यान से उसके घाव के चारों ओर रगड़ रहा था। वह उसके इस कृत्य से प्रभावित हुई और उसके चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ी जो कमरे में जल रही सफ़ेद रोशनी में चमक रहा था। जब उसने उसके चेहरे को छुआ तो वह हैरान रह गया। उसने ऊपर देखा और उसके स्तब्ध भाव और उसकी हल्की मुस्कान को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है।
वह जानता था कि वह अभी भी इस बात से परेशान थी कि उसने उसका नग्न शरीर देखा था और हम इसे वैसे भी करने वाले थे। उसने उसकी बात पूरी करते हुए आंख मारी, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर वह अवाक रह गई। अचानक उसे लगा कि वह दिखने में जितना अच्छा है उतना है नहीं। उसकी बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। उसने उसका हाथ हिलाया और कहा, ये ठीक है, मैं अब ठीक हूँ। उसने अपना पैर रगड़ना बंद करने के लिए उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, सचमुच? उसने उसकी टांग सहलाते हुए पुष्टि में पूछा। उसने हाथ हिलाकर उसे जमीन से उठने के लिए कहा। वह उठ खड़ा हुआ और उसे उठाने के लिए नीचे झुका। वह उसकी अचानक हरकत से चौंक गई और आश्चर्य से चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? लिवेई ने अपनी हरकत रोक दी और अपनी मासूम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम वॉशरूम नहीं जाना चाहती थी? मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ और तुम 2 दिनों तक नहा नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें साफ करने में मदद करूंगा। उसने अपनी स्पष्ट आंखों और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा। जीमिंग ने उसकी बातें सुनकर महसूस किया कि उसका पूरा शरीर गर्म हो गया है। वह बिना शर्मिंदा हुए ऐसा कैसे बोल सकता है? उसकी भावुक निगाहों को देखकर उसने अनजाने में अपने हाथों से अपनी छाती को ढक लिया। उसने उसकी हरकतों पर अपनी भौहें उठाईं और हल्के से हंस दिया। वह इतनी प्यारी है कि यह सच नहीं हो सकता। वह थोड़ा नीचे झुका और अपनी तीखी सांसें उसके कानों में फूंकी, जिससे झुनझुनी के कारण वह कांपने लगी। उसके शर्मीले भाव देखकर उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने उसके कानों में धीमी आवाज में कहा, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? मैंने तुम्हारा शरीर देखा है, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम मेरी पत्नी हो और हमें देर सवेर ये करना ही था, इसलिए शर्मिंदा मत हो। बाद में जब हमें ये सब सचमुच करना पड़ेगा तो तुम क्या करोगी? उसने अपने गीले होंठ उसके कानों पर फेरे, जिससे वह लाल हो गई और उसे लगा कि उसकी सांसें भारी हो गई हैं। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं जब वह सीधा हुआ और अपनी कमीज ठीक करके उसकी ओर देखा। उसकी बातें सुनकर वह सब कुछ भूल गई और उसे केवल यही याद आया कि लिवेई ने उसके लिए उसके कपड़े कैसे बदले हैं। उसने उसकी मोहक आंखों में न देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और शर्मिंदगी से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह भूल गई कि सिर्फ आंखें बंद कर लेने से वह शर्मिंदगी से भाग नहीं सकती। लिवी ने उसका व्यवहार देखकर हल्के से हंसी और उसे सावधानी से अपनी बाहों में उठा लिया। वह आश्चर्य से हल्की सी चीखी, लेकिन वह रुका नहीं और उसे गोद में लिए बाथरूम की ओर चल पड़ा। उसने आंखें खोली और उसकी गहरी गोलाकार आंखों से मिली और पास से उसका खूबसूरत चेहरा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उसने देखा कि उसका उसे नीचे उतारने का कोई इरादा नहीं है, तो उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दीं। ये सोचकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं कि वह उसे नए कपड़े पहनाने में मदद करेगा। उसका चेहरा अधिक सुंदर और आकर्षक लग रहा था और वह उसकी बड़ी बड़ी पलकें देख सकती थी। वह उसे बाथरूम में ले गया और बाथरूम में प्रवेश करने ही वाला था कि उसने उसके कंधे पर थपथपाया और धीमी आवाज में कहा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था क्योंकि वह उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद कर सकती हूँ, और यूमेई को भेज दो ताकि वो मुझे कपड़े बदलने में मदद करे। तुम अपना काम करो। उसने होंठ भींचे और शर्म से गाल गुलाबी होते हुए कहा। उसे यह सोचकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह उसे साफ करने में मदद करेगा, खासकर जब वह उसका सैनिटरी नैपकिन बदल रहा था। उसे ये देखकर शर्म आ रही थी कि वह उसे नंगी देख रहा है और उसके शरीर पर इतने सारे खरोंच और निशान हैं। वह उसे उसका खूबसूरत रूप दिखाना चाहती थी, यह नहीं। और उसके पीरियड्स चल रहे थे और उसे अपना नैपकिन भी बदलना था। वह उसे अपने लिए नैपकिन भी बदलने नहीं दे सकती थी। डॉक्टर के इंजेक्शन की वजह से उसके हाथ भी थोड़े सूज गए थे और वह कुछ देर तक पानी भी नहीं छू सकती, इसलिए उसे साफ सफाई के लिए मदद की ज़रूरत है। वह यूमेई से मदद लेने को तैयार है, लेकिन लिवेई से नहीं। उसके पूरे जीवन में किसी भी पुरुष ने उसे साफ करने में मदद नहीं की, यहाँ तक कि जी चेंग ने भी नहीं, और लिवेई ने न केवल उसे साफ किया बल्कि उसके लिए सैनिटरी नैपकिन भी बदला। हालांकि अब वह 21वीं सदी में है जहां मासिक धर्म और पीरियड स्वाभाविक रूप से सामान्य हैं। पुरुष भी इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहले के विपरीत अब लोग इस तरह की चीज़ों के प्रति ज़्यादा खुले विचारों वाले हैं। वे महिलाओं की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं और जानते हैं कि यह स्वाभाविक है। लेकिन पहले महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रसोई में जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, या केवल मासिक धर्म के दिनों में ही उनके कक्ष में रहने की अनुमति थी। इसलिए उसे डर था कि लिवेई उसे घिनौना और बोझिल समझेगा, इसलिए उसे उसका सैनिटरी नैपकिन भी बदलना पड़ेगा। लेकिन उसने उसे इस बात के लिए नहीं छेड़ा और ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ भी सामान्य बात हो। वह खुश थी और शुक्रगुजार थी कि उसने वह विषय नहीं उठाया, क्योंकि इससे उसे शर्मिंदगी होती। हालांकि वह जीमिंग के शरीर में थी, लेकिन पुरानी सोच और आदतें बदलना मुश्किल होता है। इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता कि वह अतीत से आई है और उसकी मानसिकता इस दुनिया के लोगों से अधिक रूढ़िवादी है। लेकिन वह इस दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश कर रही थी और इस नई दुनिया और युग की संस्कृति और आधुनिकता को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी। जब लिवी ने उसकी बातें सुनी तो उसने अपनी भौहें उठाईं और उसके असहज और शर्मीले भाव देखे, और उसने अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं की। उसने कुछ देर तक उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया और उसे टॉयलेट सीट पर बैठा दिया जो पहले से ही नीचे थी, और कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए यूमेई को भेजूंगा। जीमिंग को लगा कि वह यूमेई से नाराज है क्योंकि उसने उसे ठुकरा दिया था और चाहता था कि यूमेई उसकी मदद करे। जब उसने उसे पीछे हटते देखा तो उसने हल्के से अपने होंठ काट लिए। वह भौचक्की रह गई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर शरारती लहजे में कहा, श्रीमती जिन, आपको किसी भी बात पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि आप बीमार हैं, लेकिन यह मत सोचना कि आप इस तरह मेरी पकड़ से भाग सकती हैं। उसने हंसते हुए उसकी ओर पीट कर ली। मैं तुम्हें देर सवेर अपना बना लूंगा, इसलिए अपनी शर्म छोड़ो और मेरे सामने खुलकर बोलो। बेहतर होगा कि तुम बेशर्मी से पेश आओ। वह हंसा और उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए बाथरूम से बाहर चला गया।
वह भी उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी। उसे ऐसा मजाक करते देख उसे राहत महसूस हुई। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि पिछले जन्म की घटनाओं की वजह से उसके मन में कुछ असुरक्षा की भावनाएं थीं। हालांकि लिवी के ये शब्द कि अगर वह उसे और दूर धकेलने की कोशिश करेगी तो वह उसके पास आएगा, उसके दिल को राहत देते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में वह पहले से ही उस प्यार का इंतजार कर रही थी जिसकी उसे चाहत थी। वह उसके प्रेम की शक्ति के कारण अधिक शक्तिशाली हो गई है। अध्याय 238 वांछित अपराधी संपादित। लिवेई नीचे आए और जीमिंग को तरोताजा होने में मदद करने के लिए यूमेई को भेजा। शुरू में वह खुद उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी असहजता और अनिच्छा को देखते हुए उसने उसे मजबूर नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि उसके लिए इस तरह खुलना आसान नहीं होगा। वह जानता है कि उसे समय चाहिए और वह उसे वह समय देने के लिए तैयार था जिसकी उसे ज़रूरत थी। इसके अलावा उसने एक कष्टदायक और दर्दनाक अनुभव भी झेला था जिसने उसे और भी ज़्यादा डरपोक और झिझकने वाला बना दिया था। उसे उसकी देखभाल करने की ज़रूरत है और उसे अपने शारीरिक और मानसिक घावों को ठीक करने के लिए अधिक समय देने की भी ज़रूरत है। उन्होंने रसोई कर्मचारियों को डॉक्टर के निर्देशानुसार जीमिंग के लिए पौष्टिक नाश्ता बनाने का आदेश दिया। डॉक्टर ने उसके आहार में ज़्यादा सब्जियां और कम मसाले शामिल करने की सलाह दी है। उसे ज़्यादा प्रोटीन और पोषक तत्व लेने को कहा गया है ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। 2 दिनों तक उसे तरल आहार दिया जाएगा जिसमें जूस, सूप और दलिया शामिल होगा तथा बाकी दिनों में वह डॉक्टर के निर्देशानुसार आहार लेगी। जैसे ही वह लिविंग रूम में सोफे पर बैठा, उसका फ़ोन बज उठा और जियो जून का नंबर उसकी स्क्रीन पर चमक उठा। अपना नंबर देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने जियाओ जून को उस आदमी का ध्यान रखने को कहा है और उसके बारे में सारी जानकारी भी पता लगाने को कहा है ताकि उसे पता चल सके कि उसने जीमिंग का अपहरण क्यों किया और उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था। हेलो, उसने फ़ोन का जवाब देते हुए कहा कि उसका जबड़ा भींचा हुआ था और भौहें सिकुड़ी हुई थीं, जिससे वह ठंडा और खतरनाक लग रहा था। लिविंग रूम में कोई नहीं था, इसलिए उसने फ़ोन उठाया। जब दूसरी तरफ जियो जुन ने लिवेई की ठंडी आवाज़ सुनी तो उसने अपने बगल में खड़े आदमी की ओर देखा जो खून और घावों से लथपथ था। क्या तुमने उस आदमी का ख्याल रखा है? जियाओ जून ने फ़ोन कसकर पकड़ लिया और जवाब दिया, मैंने उस आदमी का ध्यान रखा है। वह जिंदा है, लेकिन उसका पूरा शरीर जख्मों और खून से लथपथ है। मुझे यकीन है कि अब वह किसी औरत को छूने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जियो जुन उन पुरुषों से सबसे ज़्यादा नफरत करता है जो महिलाओं और बच्चों पर अपनी शक्ति और ताकत दिखाते हैं। उनका मानना था कि जो लोग कमज़ोर लोगों को निशाना बनाते हैं वे सबसे बड़े कायर हैं और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि वे दोबारा ऐसा कुछ करने की हिम्मत न करें। क्या तुम्हें उसकी जानकारी मिली? उसने जीमिंग का अपहरण क्यों किया? लिवेई की आंखें ये सोचकर ही गहरी हो गईं कि कैसे उस आदमी ने उसका अपहरण किया और उसे इस हालत में पहुंचाया। उसने देखा है कि उस आदमी ने कितनी बेरहमी से उसे इंजेक्शन लगाया है जिससे उसके पैर पर जख्म हो गया है और उसका माथा भी लाल और सूज गया है। उसके चेहरे पर कुछ खरोंचे हैं और वह भूल नहीं पा रहा था कि कैसे उस आदमी ने जीमिंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। बस इतना ही काफ़ी था कि उसने उसे नहीं मारा, क्योंकि अगर वो होता तो उसे मार देता, क्योंकि उसने उसे छूने की कोशिश की थी, लेकिन वो कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था और उससे पूछताछ के बाद उसे पुलिस के हवाले करने की सोच रहा था। जियो जुन उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए रुकी और आह भरी। मुझे उसके बारे में जानकारी मिल गई है। उसका नाम गेंग डोंग है। वह 35 साल का है और एक वांछित अपराधी है। वह एक पागल है जिसने 3 साल में 7 महिलाओं की हत्या की है। वह उनका अपहरण करता है और फिर उन्हें उसी दवा से मार देता है जो उसने जीमिंग को इंजेक्ट की थी और उनका बलात्कार करने के बाद उन्हें पहाड़ों में फेंक देता है। उसने आखिरी बार केवल 6 महीने पहले एक महिला की हत्या की थी और जीमिंग उसका अगला लक्ष्य था, लेकिन वह हमारी वजह से असफल रहा। आमतौर पर वह एक महिला का अपहरण करने के लिए एक ही तरीका अपनाता है और एक टैक्सी चालक होने का नाटक करता है जिसे उसने पहले से चुराया था। वह अपने लक्ष्य को बेतरतीब ढंग से चुनता है और आमतौर पर उस महिला पर ध्यान केंद्रित करता है जो सुंदर है और मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना चाहती है। ऐसा लगता है कि उसकी जीमिंग से कोई दुश्मनी नहीं है और वह उसे अपना अगला लक्ष्य मानता है। जियाओ जून की बातें सुनकर लिवेई का खून खौल उठा। उस आदमी ने न सिर्फ जीमिंग का अपहरण किया था बल्कि उसे जान से मारने की भी योजना बना रहा था। जियाओ जून की बातें सुनते ही उसने फ़ोन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वह सोच भी नहीं सकता था कि अगर वे कुछ मिनट देर से पहुंचते तो वह अपनी मिंग को नहीं बचा पाता। मोती सा सफ़ेद और पंख सा मुलायम शरीर अब खरोंचों से भरा हुआ था। जियो जुन ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे डर था कि उसके अगले शब्द लिवेई को गुस्से से भर देंगे। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने उनके बारे में पता किया और मुझे पता चला कि उनकी पत्नी मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी निर्देशक ने उनकी पत्नी का फ़ायदा उठाया जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी पत्नी की अनुचित मृत्यु से क्रोधित होकर वह पागल हो गया जब पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और निर्देशक ने उसे दंडित नहीं किया। इसके बजाय उस पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। उसे 5 साल की जेल भी हुई, जिससे वह परेशान हो गया और समाज के प्रति पश्चाताप करने लगा। उसे बहुत बड़ा मानसिक आघात लगा। 1 साल बाद उसके मन में एक महिला की हत्या करने की इच्छा हुई जो मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी और एक अमीर परिवार से थी। वह उनका अपहरण करता है और बलात्कार के बाद उन्हें मार देता है। उनकी कमज़ोर हालत देखकर उसे संतुष्टि मिलती है। उसका पहला निशाना उस निर्देशक की बेटी थी जो अभिनेत्री बनने की कोशिश कर रही थी और जिसने उसकी पत्नी का बलात्कार किया था। तब से वह कभी नहीं रुका और उसने कई और महिलाओं को मार डाला और इससे उसे उपलब्धि और खुशी का एहसास होता है। वह अपना दिमाग खो चुका है और सही और गलत के बीच सोच नहीं सकता। जियाओ जून को उस आदमी पर और उससे भी ज़्यादा उसकी पत्नी पर तरस आ रहा था, लेकिन वह उस आदमी पर दया नहीं कर पा रहा था। उसने खुद से जो रास्ता चुना है उसने उसे पीड़ित से अपराधी बना दिया है।
क्योंकि जिस दिन पीड़ित ने हथियार हाथ में लेकर उसी तरह से उन्हें मारने की कोशिश की तो वे पीड़ित नहीं रहे बल्कि खुद अपराधी बन गए। किसी को मारने के लिए कोई भी कारण पर्याप्त नहीं हो सकता, यहाँ तक कि बदला भी नहीं। उसकी कहानी सुनकर लिवेई की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला। वह उस आदमी के साथ सहानुभूति नहीं रख सकता था जिसने सिर्फ अपना बदला लेने और समाज के प्रति अपने गुस्से को शांत करने के लिए 7 औरतों की हत्या कर दी थी। इसके अलावा वे औरतें निर्दोष थीं और उसका 8वां निशाना ज़ीमिंग था। ये सोचकर उसका शरीर अकड़ गया कि अगर उसकी ज़ीमिंग को समय पर ढूंढकर इलाज न मिलता तो उसकी जान जा सकती थी। उसने ठंडे स्वर में जियाओ जून से कहा, उसने सिर्फ ज़ीमिंग का ही अपहरण क्यों किया? क्या ऐसा करने के पीछे कोई और कारण था? जैसा कि मैंने कहा कि उसका लक्ष्य तय नहीं था और उसने उसे देखा होगा और उसे अपना लक्ष्य बनाने का फैसला किया होगा। मैंने उसे इसके बारे में बोलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह इस बात पर अड़ा रहा कि वह इस बारे में बात नहीं करेगा कि उसने ज़ीमिंग को अपना लक्ष्य कैसे चुना। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन वह कुछ सोचने के लिए रुका। क्या बात है? लिवेई ने उसे आगे पूछने का निर्देश दिया। मुझे कुछ परेशान कर रहा है। उसे कैसे पता चला कि वह उस दिन ग्लोबल वर्ल्ड जाएगी? क्योंकि वह उसका फ़ोन हैक तो नहीं कर सकता था या जीमेंशन से उसका पीछा तो नहीं कर सकता था, है ना? और वह वहाँ अक्सर जाती भी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? लिवेई ने उसकी बातें सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं मान रहा हूँ कि कोई और भी है जिसने उसे ज़ीमिंग का कार्यक्रम और विवरण बताया होगा, लेकिन पिटाई के बावजूद उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसका चेहरा जख्मों से भरा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। उसने आह भरी। जियो जून को संदेह है कि वह इस योजना में अकेला नहीं था और किसी ने उसे ऐसा करने का निर्देश दिया है क्योंकि कहानी के पीछे कोई और रहस्य छिपा है। लेकिन यह उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। उसकी बातें सुनकर लिवेई की निगाहें धुंधली पड़ गईं। उसने यूमेई को सीढ़ियों से नीचे आते देखा और कहा, इसके बारे में और पता करो। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। उसने ऐसा क्यों किया? मैं अब फ़ोन रख रहा हूँ। इसके बाद उसने अपना फ़ोन रख दिया। जियाओ जून ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली और मजाक उड़ाते हुए कहा, उसे ज़रा भी तमीज़ नहीं है। वो ऐसे कैसे फ़ोन काट सकता है? फ़ोन देखते हुए वह नाखुश होकर बुदबुदाया। अध्याय 239 यूमेई, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? फ़ोन रखने के बाद लिवेई ने यूमेई की ओर देखा जो उसके पास आई थी और उसका इंतजार कर रही थी। मास्टर, मैंने मिस को उसके कपड़े बदलने में मदद की है और उसे सावधानीपूर्वक बिस्तर पर लिटा दिया है। मैं उसके लिए नाश्ता लाने आई हूँ, उसने बिना मास्टर के प्रश्न का इंतजार किए कहा। लिवेई ने उसकी बातें सुनकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं उसका नाश्ता अपने साथ ले जाऊंगा। मैं भी उसके साथ अपना नाश्ता तैयार करूंगा। उसने भावशून्य भाव से उसकी ओर देखते हुए कहा। यूमेई एक पल के लिए हैरान हुई लेकिन फिर सिर हिला दिया। जब से ज़ीमिंग कोमा से जागी है उनके रिश्ते में काफ़ी सुधार आया है। उसने देखा है कि लिवेई ज़ीमिंग के लिए कितनी चिंतित थी जब डॉक्टर ने कहा था कि अगर समय पर उसका इलाज नहीं किया गया तो दवा उसकी जान ले सकती थी। अब वह जानती है कि उसकी मिस के पास कोई है जो उसकी देखभाल कर सकता है और वह निश्चिंत हो सकती है तथा अब उसे उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने सिर हिलाया और कहा, मास्टर, आप स्नान कर लें, मैं रसोई कर्मचारियों से आप दोनों के लिए नाश्ता तैयार करने को कहती हूँ। लिवेई ने सिर हिलाया और जल्दी से नहाने के लिए ऊपर अपने कमरे में चला गया, जबकि यूमेई ने ज़ीमिंग को उसके बालों को ब्रश करने में मदद की और उसे आराम से बिस्तर पर बैठा दिया, उसकी पीठ के पीछे 2 तकिए रखे और उसे हेडबोर्ड के सहारे सहारा दिया। नहाने के बाद लिवेई ने सफ़ेद रंग की एक कैजुअल टी शर्ट और ग्रे रंग की ट्राउज़र पहन ली। उसने घर पर ही रहने और उसकी देखभाल करने का फैसला किया, इसलिए उसने वही कैजुअल कपड़े पहनने का फैसला किया जो उन्होंने पिछले दिनों खरीदे थे। वह ज़ीमिंग के कमरे में गया और कमरे में घुसकर देखा कि वह छोटी बच्ची तकियों से घिरे बिस्तर पर आराम से बैठी थी। यूमेई ने उसे एक काले और सफ़ेद रंग की फूलों वाली पोशाक पहनाई थी जो आरामदायक थी और उसे पहनना भी आसान था। उसका चेहरा साफ कर दिया गया है और ड्रेसिंग भी बदल दी गई है। वह उसकी तरह तरोताज़ा लग रही थी, लेकिन उसके माथे की सूजन और थोड़ा पीला और बीमार चेहरा देखकर उसका दिल दुख रहा था। वो खूबसूरत लड़की, जिसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, खरोंचों से भरी हुई थी और बीमार और कमज़ोर लग रही थी। उसे इस हालत में देखकर उसका दिल दुख रहा था। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था कि उसने इतनी लापरवाही बरती और उसे यूं ही अकेले जाने दिया। जब ज़ीमिंग को लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है तो उसने फैशन पत्रिका से नज़रें हटाईं और देखा कि लिवेई हमेशा की तरह कैजुअल कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा था और बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाल गीले थे जिससे वह अधिक आकर्षक और मनमोहक लग रहा था, तथा उसकी टी शर्ट के नीचे उसकी पेट की मांसपेशियां, जो उसके शरीर पर बिल्कुल फिट बैठ रही थीं, दूसरों को उसके सुव्यवस्थित शरीर की प्रशंसा करने पर मजबूर कर रही थीं। वह बिना पलके झपकाए उसे घूरती रही, जिससे लिवेई आश्चर्यचकित हो गया और जब उसने देखा कि वह किस तरह उसके रूप की प्रशंसा कर रही है तो उसने मनोरंजन में अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उसके होंठ खुशी से ऊपर की ओर मुड़ गए जब वह उसकी ओर बढ़ा और उसके हाथ से पत्रिका ले ली। अभी कुछ मत करो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, इससे तुम्हारी आंखें दुखेंगी, उसने पत्रिका साइड टेबल पर रखते हुए कहा और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। ज़ीमिंग ने चिढ़कर कहा, मैं यहाँ बैठे बैठे और कुछ न करते करते ऊब गई थी, इसलिए मैंने यूमेई से कहा कि वह मेरी बोरियत दूर करने के लिए मुझे एक पत्रिका ला कर दे। उसने दयनीय लेकिन मनमोहक पिल्ला जैसा चेहरा बनाते हुए कहा। लिवेई ने उसके मुंह से निकले प्यारे से चेहरे को देखा और उसके मनमोहक रूप को देखकर हंस पड़ा। उसने प्यार से उसके सिर पर हल्के से थपथपाया और कहा, ज़्यादा जिद्दी मत बनो, इस हफ्ते तुम्हें अपने शरीर को तरोताज़ा करने के लिए खूब आराम करना चाहिए, कोई भी जोरदार काम मत करना, ठीक है? उसने सवालिया लहजे में उससे पूछा। लेकिन मैं तो बस तस्वीरें देख रही थी। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी और आराम करूंगी, क्या ये ठीक है? उसके उदास चेहरे को देखकर वह रुक गई और उसकी मांगों के आगे झुक गई। हालांकि उसे उसका अति सुरक्षात्मक रवैया पसंद नहीं आया क्योंकि वो सिर्फ एक पत्रिका थी और कोई बड़ी बात नहीं थी,
लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो जानती थी कि वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसकी चिंता है। वह जानती है कि सुबह जब उसने अपने घायल पैर पर खिंचाव महसूस किया था और दर्द से राहत पाने के लिए काफ़ी देर तक उसे रगड़ा था तो वह कितना चिंतित था। यूमेई कहाँ है? उसने तुम्हें इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया? लिवेई ने उससे पूछा जब उसने देखा कि यूमेई कमरे में नहीं थी और वह कमरे में अकेली थी। जीमिंग ने देखा कि उसकी भौहें सिकुड़ गई हैं और चेहरे पर भाव गहरे हो गए हैं और जल्दी से उसे समझाने लगी, मैंने उसे हमारा नाश्ता लाने के लिए भेजा है। उसने मुझे बताया है कि तुमने कल रात ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने उसे हमारा नाश्ता लाने के लिए कहा है और फिर हम साथ में खाना खा सकते हैं। उसने अपने होंठ भींचते हुए कहा, जैसे वह उसके भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। वह ठंडा लग रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था, लेकिन वह किसी और को बुलाकर नाश्ता भिजवा सकती थी। तुम्हें यहाँ ऐसे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वह न हो और तुम्हें कुछ चाहिए हो और सुबह की तरह फिर से पैर में खिंचाव आ जाए तो क्या होगा? तुम इतने गैरजिम्मेदार कैसे हो सकते हो? वह झुंझलाहट में चिल्लाया। उन्होंने यूमेई को जीमिंग की देखभाल करने के लिए कहा है और निर्देश दिया है कि उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला न छोड़ें। हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन दवा ने उसे कमज़ोर कर दिया है और अगर 2 दिन में संक्रमण ठीक नहीं हुआ तो पैर की चोट जानलेवा हो सकती है। संक्रमण उसके पूरे पैर में फैल सकता है और दवा की वजह से उसका शरीर कमज़ोर हो गया है जिससे उसकी रिकवरी धीमी हो रही है। इसलिए उसे इस संक्रमण से छुटकारा पाने के लिए अधिक सावधानी बरतने और समय पर दवाएं लेने की जरूरत है ताकि उसका शरीर जल्दी से ठीक हो सके। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उन्होंने एक तेज आवाज़ सुनी और दरवाजे की ओर देखा। जीमिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह अवाक रह गई जब उसने देखा कि यूमेई दरवाजे पर अपने हाथों में नाश्ता लिए खड़ी थी और उसे देख रही थी। वह खुद को अन्याय महसूस कर रही थी और उसकी आंखें नम थीं। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण रो पड़ेगी। जब वह हाथ में नाश्ता लेकर आई तो उसने लिवेई की बातें सुनी और जब उसने उसका गुस्सा भरा चेहरा और गैरजिम्मेदाराना होने का आरोप लगाते हुए शब्द देखे तो वह डर गई। वह डर गई और उसने गलती से एक प्लेट फर्श पर गिरा दी, जिससे लिवेई और जीमिंग का ध्यान उसकी ओर गया। जब वह जीमिंग के साथ थी तो उसने उससे पूछा कि लिवेई ने उसे निर्देश दिया है कि वह उसे अकेला न छोड़े, लेकिन उसने नीचे जाने की जिद की और कहा कि वह अकेले ठीक रहेगी और उसने पत्रिका देने को कहा। ये देखते हुए कि जीमिंग किसी भी तरह नहीं जाएगा, इसलिए वह असहाय होकर जीमिंग के निर्देशानुसार नाश्ता लेने के लिए नीचे चली गई और लिवेई के लिए एक पौष्टिक पेय भी तैयार किया जो उसकी थकान और कमजोरी को दूर करेगा और उसे ऊर्जा देगा और उसके शरीर में पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करेगा। वह स्वयं पूर्व में एक ओरिएंटल चीनी चिकित्सक रह चुकी हैं और उन्होंने पहले भी कुछ जड़ी बूटियां और वस्तुएं मंगवाई थी तथा वह लिवेई के लिए एक पौष्टिक पेय बनाना चाहती थी जिससे उसकी थकावट दूर हो सके और उसका शरीर अधिक स्वस्थ और मजबूत हो सके, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, ये घटना घट गई। जीमिंग ने यूमेई को निर्देश दिया कि वह पेय को उसी तरह बनाए जैसा उसने उसे सिखाया है और अपना नाश्ता भी अपने साथ लाए। लेकिन जब यूमेई वापस आए तो उसने गुस्से में लिवेई को देखा और देखा कि कैसे उसने उसे गैर जिम्मेदार होने के लिए डांटा था। उसे गलती का एहसास हुआ और जब प्लेट जमीन पर गिरकर टुकड़ों में टूट गई तो वह वहीं जम गई। जब प्लेट टूट गई और लिवेई और जीमिंग ने उस ओर देखा तो वह और अधिक परेशान हो गई और लिवेई से डरने लगी। जीमिंग ने असहज माहौल और लिवेई के चेहरे पर अंधेरे भाव और यूमेई के गलत भावों को देखा और वह रोने वाली थी। उसने जल्दी से चुप्पी तोड़ी और कहा, यूमेई, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? उसने चिंतित होकर पूछा। यूमेई ने सिर हिलाया और चुपचाप अपने होंठ भींच लिए और लिवेई की ओर देखने से डर रही थी। जल्दी आओ, नाश्ता कॉफी टेबल पर रखो और किसी को जमीन से टुकड़े साफ करने के लिए भेज दो। तुम नीचे जाकर कुछ और करो। उसने जल्दी से उसे नाश्ता रखकर कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। यूमेई ने सावधानी से लिवेई की ओर देखा और उसकी राक्षसी आंखों से नजरें मिलाए बिना जल्दी से वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वह उससे सबसे अधिक डरती थी क्योंकि जब वह क्रोधित होता था तो बहुत खतरनाक और डरावना लगता था। अध्याय 240 में भी खेलना चाहता हूँ, पर वे खेल इतने मासूम नहीं हैं। लिवेई ने यूमेई को चूहे की तरह कमरे से बाहर भागते देखा और जिस तरह से जीमिंग ने उसे उसके क्रोध से बचाया उससे वह चकित रह गया। उसने उसे तिरछी नजरों से देखा और देखा कि वह मासूमियत से उसकी ओर पलकें झपका रही है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने उसके उदास चेहरे को देखा और आगे बताया, यह उसकी गलती नहीं थी। मैंने उसे नीचे जाकर तुम्हारे लिए पौष्टिक पेय बनाने के लिए कहा था। नींद की कमी और थकान के कारण तुम्हारी आंखों के नीचे भी काले घेरे हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खुद ये पेय बनाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी करने से मना किया था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह मेरे बजाय ये पेय बनाए। उसने उसे अपना गुस्सा भूलने के लिए मनाते हुए कहा। उसने आह भरते हुए कहा, क्या मुझे पौष्टिक पेय की ज़रूरत है या तुम्हें? तुम बीमार हो, मैं नहीं, इसलिए तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस पेय की ज़रूरत है। वह कॉफ़ी टेबल पर गया और पेय उठाकर उसे देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुम इसे पी लो, उसने उसे पीने का आदेश दिया। वह जानता है कि वह चिकित्सा के बारे में कुछ बातें जानती है, हालांकि उसे उसके ज्ञान के स्रोत पर संदेह है, लेकिन उसे उसकी क्षमता पर संदेह नहीं है। उसने कई बातें छिपा रखी हैं और यह बात उसे भी उत्सुक बनाती है, लेकिन वह खुद उससे कभी कुछ नहीं पूछता और जानता है कि अगर उसने उसे नहीं बताया है तो यह उसे बताने लायक बात नहीं होगी। उसका मानना है कि अगर यह बात उसे पता होनी चाहिए तो वह देर सबेर उसे बता ही देगी। वह उसके काफ़ी करीब रहना चाहता था और उसकी जांच पड़ताल से नहीं बल्कि उसके मुंह से उसका राज जानना चाहता था। जीमिंग ने उसे और उसके हाथ में रखे पेय को आश्चर्य से देखा और अजीब तरह से हंसते हुए कहा, मैं इसे अभी नहीं पी सकती, तुम्हें इसे पीना चाहिए, ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। उसने अजीब सी हंसी के साथ गिलास उसकी ओर बढ़ाया और उसे इसे पीने के लिए कहा। उसने आंखें सिकुड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, ज़्यादा जिद मत करो, तुम्हें मुझसे ज़्यादा पौष्टिक पेय की ज़रूरत है और ये तुम्हारे शरीर को स्वस्थ भी करेगा, इसलिए जल्दी से पी लो। उसने गिलास उसके पास ले जाकर रख दिया। उसने उसकी ओर देखा और आह भरते हुए कहा, मैं इसे नहीं पी सकती।
ये कहने के बाद उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। लीवेई ने उसकी तरफ देखा और उसका जिद्दी रवैया देखा। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह अपने शरीर का नहीं बल्कि उसके शरीर का ध्यान रख रही थी। हालांकि ये देखकर उसका दिल खुश हो गया, लेकिन उसे उसकी ज्यादा चिंता थी और वह चाहता था कि वह जल्दी ठीक हो जाए। वह उसे पीने का आदेश देने ही वाला था कि उसके हाथ हवा में ही रुक गए जब उसने उसके शब्द सुने जो उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाकर धीमी आवाज में कहे थे। मैं अभी इसे नहीं पी सकती। मेरे मासिक धर्म चल रहे हैं और इन पे पदार्थों में ऐसी सामग्री है जो रक्त प्रवाह को बढ़ा देगी और ऐंठन भी पैदा करेगी। इसलिए इस समय इसे पीना मेरे लिए अच्छा नहीं है। केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं। उसने शर्म से अपना सिर दूसरी ओर घुमाते हुए कहा। उसे ये सब बातें विस्तार से समझाते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर उसने उसे शराब पीने की वजह नहीं बताई तो वह उसे बार बार शराब पीने के लिए मजबूर करता रहेगा। ये पे कुछ जड़ी बूटियों से बने थे जिन्हें पीरियड्स के दौरान नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा और ऐंठन भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा वह पहले से ही एंटीबायोटिक्स ले रही हैं और उन्हें इसके साथ ये नहीं लेना चाहिए। जड़ी बूटियों से बनी कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव भी होते हैं, इसलिए इन्हें सावधानी से लेना चाहिए। उसका लाल लाल चेहरा देखकर लीवेई को अजीब सी खांसी आई और उसने एक ही घूंट में वो कड़वा पे पी लिया। उसने देखा कि शर्मिंदगी से उसके कान लाल हो गए थे। जीमिंग पिछली रात की बात भूल चुकी है, लेकिन जब उसे समझाना पड़ा तो उसे और भी अजीब लगा क्योंकि उसने उसके कपड़े और सैनिटरी नैपकिन भी बदले थे और वो शर्मनाक तस्वीर उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। हालांकि उस समय वो बेहोश थी। उसने उसे एक ही बार में पूरा पे गटकते हुए देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पूरा पे पी लिया जो बहुत ही अजीब और कड़वा था और उसने बिना कोई चेहरा बनाए इसे पी लिया। साथ में नाश्ता करने के बाद लिवेई ने उसे तुरंत बिस्तर पर लेटने में मदद नहीं की क्योंकि उसे भी खाना पचाना था। वह बिस्तर पर उसके बगल में बैठा था और उसकी गोद में लैपटॉप था और वह उस पर काम कर रहा था, जबकि जीमिंग अपना सिर उसके कंधे पर टिकाए हुए आलस से लैपटॉप में अज्ञात अक्षरों को देख रही थी। वह बोर हो रही थी और वह भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। उसने जोर से आह भरी। लैपटॉप पर टाइप कर रहे लिवेई ने रुककर उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर ऊब के भाव देखे। उसका हल्का गुलाबी चेहरा और उसके आधे चेहरे को ढके काले रेशमी बाल उसे और अधिक सुंदर और मनमोहक बना रहे थे। अंत में वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका और लैपटॉप को एक तरफ रख दिया और उससे बात करने और उसके साथ चलने लगा। वह जानता है कि वह बोर हो रही होगी क्योंकि वह अपनी इच्छा से कुछ दिनों तक नीचे भी नहीं जा सकी और उसे कहीं भी जाने पर कम से कम 2 दिनों के लिए किसी के साथ की जरूरत होती है। उसने उसकी ओर देखा और अपनी मजबूत बाहों से उसके कंधों को लपेटकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और पूछा, बोर हो गई हो? हमें क्या करना चाहिए जिससे तुम्हें बोरियत महसूस ना हो? उसने उसकी बाहों को हल्के से सहलाते हुए उससे पूछा। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे नहीं पता, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी और मेरे साथ खेलना होगा। उसने अपनी छोटी मुट्ठी से उसकी छाती पर हल्के से मारते हुए चिढ़कर कहा। उसका मुक्का उसे गुदगुदी जैसा लगा, जिससे उसे चोट भी नहीं लगी बल्कि उसे बहुत अच्छा लगा और उसे अच्छा लगा कि वह उससे अधिक अभिव्यक्त और मान करने लगी है। उसे यह अच्छा लगता है जब वह उसके साथ नियमबद्ध और मानपूर्ण व्यवहार करती है क्योंकि इस तरह वह महसूस कर सकता है कि वह उसके प्रति खुलने लगी है। उसकी मांगें अब पहले जैसी नहीं रहीं, बस पैसे, गहने या कुछ और, उसके समय और प्यार की नहीं। जब वह उससे अपने साथ खेलने के लिए कहती तो उसे खुशी होती। वह भी उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन कुछ खेल ऐसे थे जो वह इस समय नहीं खेल सकती थी। उसका शरीर कमजोर और घायल है और वे उसका पसंदीदा खेल नहीं खेल सकते थे जिसे खेलने के लिए वह लंबे समय से तरस रहा था। मैं भी खेलना चाहता हूँ, परंतु वे खेल इतने मासूम नहीं हैं। उसने मन ही मन सोचा। उसने अपने होठों को भींच लिया और महसूस किया कि उन्हें अपना पसंदीदा खेल खेलने की योजना स्थगित करनी होगी, जो केवल 2 लोगों के बीच ही खेला जा सकता है और स्थान वरीयता के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। ये परिपक्व और कठिन खेल बेडरूम में खेला जा सकता है जो सबसे पसंदीदा स्थान है, और अन्य स्थान जैसे कि रसोई घर, बाथरूम और लिविंग रूम में साहस और रोमांच बढ़ जाता है। अगर उसकी मर्जी हो तो वह इन सभी जगहों पर इस खेल को खेलने की कोशिश करना चाहता है। इससे उनका मजा बढ़ेगा और उनकी शादीशुदा जिंदगी और भी रोमांचक और खुशहाल बनेगी। जब उसे एहसास हुआ कि जिन रोमांचों का वह इंतजार कर रहा था उनके लिए उसे इंतजार करना होगा तो उसने आह भरी। जीमिंग ने आह भरते हुए उसकी तरफ देखा और मासूमियत से आंखें झपकाईं। वह उलझन में थी कि वह इतनी जोर से आहें क्यों भर रहा है। इसमें इतनी दुख की क्या बात है कि वह इतना परेशान हो रहा है। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।